हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा, जिसमें हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा और मात्रक किस प्रकार लिखा जाता है ये सीख रहे हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है 62 नंबर में। देखो जरा क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक coefficient of thermal conductivity denoted by K। हाँ, तो सबसे पहले ये पता चल गया कि ये क्या है, गुणांक है। ठीक है, तो ये गुणांक आखिर आता है कहाँ, उसको हम लोग जानेंगे। तो जिस प्रकार आवेश प्रवाहित होता है उसी प्रकार ऊष्मा भी प्रवाहित होता है। अगर कोई मेटल का रॉड लो, ठीक है, इस प्रकार का मेटल का एक क्या है, रॉड है। अब यहाँ एक साइड में अगर हीट दिया जाए, ऊष्मा दिया जाए, यानी कि गर्म किया जाए, तो ऊष्मा प्रवाहित होकर दूसरे साइड भी पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ गर्म करो तो यहाँ गर्म हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऊष्मा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, हाँ, इस तरह का एक रॉड है, यहाँ गर्म किया तो इधर ऊष्मा पहुंच गया। अब यहाँ पर अनुप्रस्थ काट लिया गया है, जिसका क्षेत्रफल कितना के बराबर है, a के बराबर मान लिया गया है। ठीक है, तो इस अनुप्रस्थ काट से होकर क्या हो रहा है, ऊष्मा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, अब एक समय ले लिया गया, अल्प समय, कितना, dt। देखो पिछली क्लास में बताया था, कोई भी राशि को लिखते हैं, मान लो कि t है समय और इसके आगे d लगा दिया, dt हो गया, तो ये क्या हो गया, अल्प समय हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये क्या हो गया, अल्प समय, बहुत ही छोटे से समय में यहाँ पर जो ऊष्मा प्रवाहित होगा वो भी क्या होगा, अल्प होगा, यानी कि dq। ऊष्मा कितना प्रवाहित हुआ, dt समय में dq ऊष्मा इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अगर यहाँ पर लिखा जाए dq में डिवाइड कर दे dt से, तो क्या मिलेगा, जरा देखो, जरा ऊपर में क्या है, ऊष्मा प्रवाह और बटा समय, यानी कि ये क्या हो गया, ऊष्मा प्रवाह की दर। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दर। अब इसके बारे में क्या बोला गया कि समानुपाती है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का, यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा प्रवाह का दर उतना ही अधिक होगा। यहाँ क्षेत्रफल कम होगा तो ऊष्मा प्रवाह का दर क्या होगा, कम होगा। बहुत ही सिंपल सा बात है कि ये जितना ज़्यादा मोटा लेंगे जो रॉड है वो क्या होगा, ऊष्मा अधिक प्रवाहित करेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आवेश में होता है, करंट जहाँ पर ज़्यादा रहता है वहाँ पर क्या बताया गया था कि मोटा वायर लिया जाता है। समझ में आ रहा है? सिमिलर यहाँ पर भी वही बात मिलता है। ठीक है, देखो बहुत सारा एग्जाम्पल हमारा डेली लाइफ में देखने को मिलता है जिसमें ये यूज किया जाता है। जैसे किसी भी मोटर जनरेटर में देखो, ठीक है, या फिर इंजन में देखो, मोटरसाइकिल का इंजन देखो, उसमें क्या रहता है स्ट्रक्चर, देखो जरा, जो इंजन का सिलेंडर होता है उसमें इस तरह का प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है। देखना कभी जाके, क्या इस तरह का उभार रहता है चारों तरफ। ठीक है, ये आखिर क्यों रहता है? ऐसा उभार होने से क्या होता है कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो क्या होगा, इस सिलेंडर से ऊष्मा बाहर अधिक मात्रा में निकला, यानी कि ऊष्मा प्रवाह का दर अधिक हो गया, जिसके कारण क्या हो गया, ये इंजन का सिलेंडर ज़्यादा गर्म नहीं होगा। ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छे से काम करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इंजन सीज कर जाएगा। ट्रांसफार्मर में भी देखते हो
ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, इस तरह का ये बाहर में प्रोजेक्शन निकला हुआ रहता है, नहीं इस तरह का क्या, तो इसमें भी क्या हो गया कि इस तरह का प्रोजेक्शन निकला हुआ रहने के कारण क्या होता है कि वहाँ से हीट अधिक मात्रा में निकल पाता है। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वहाँ पे बढ़ गया, जिसके कारण क्या हो गया, ऊष्मा प्रवाह का दर अधिक हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। हाँ, हाथी का कान, नहीं हाथी का कान देखते होगे, बहुत बड़ा रहता है क्या, तो उससे क्या हुआ, वहाँ पर भी क्षेत्रफल अधिक हो गया, जिसके कारण हाथी के शरीर का ऊष्मा बाहर तेजी से निकलेगा, नहीं तो हाथी का शरीर क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में रहेगा। ठीक है। तो क्या क्लियर हुआ यहाँ पे कि ऊष्मा प्रवाह की दर अनुप्रस्थ काट के समानुपाती होता है। ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड में हम फिर देखेंगे कि जो ऊष्मा प्रवाह की दर है समानुपाती dt बटा dx, ये आखिर क्या है इसको हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ मान लो कि पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना दूरी तय किया है, dx, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, dx। तो यहाँ से यहाँ तक में तापमान में भी अंतर होगा, जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, dt। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि ऊष्मा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जब फ्लो करेगा तो यहाँ पर का टेम्परेचर अधिक होगा और यहाँ पर का कम होगा, तो क्या मिलेगा, तापमान में अंतर मिलेगा। ठीक है, तो ये तापांतर हो गया और ये क्या हो गया, दूरी डिवाइड कर देने पर क्या मिल रहा है, एक स्लोप मिल रहा है, एक ढाल मिल रहा है, यानी कि आगे ये क्या बतला रहा है, कितना आगे हम बढ़ेंगे तो कितना तापांतर मिलेगा। ठीक है, क्या बोला, कितना आगे बढ़ेंगे तो तापांतर कितना मिलेगा। नहीं, इससे क्या पता चला कि ये अगर तापांतर अधिक है तो क्या होगा कि ऊष्मा प्रवाह का दर भी अधिक होगा। क्लियर हो रहा है। देखो इसको इस प्रकार समझा जा सकता है कि मान लो कि सर्दी का मौसम है और क्या है, चाय का प्याला है, क्या हो जाता है, फट से ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है आखिर, कि बाहर का वातावरण का टेम्परेचर क्या है, वेरी लो, बहुत कम है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये यानी कि जो स्लोप मिला, तापांतर मिला वो अधिक है, तापांतर अधिक है तो ऊष्मा प्रवाह की दर भी अधिक हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर बहुत ठंडा रखो और यहाँ बहुत गर्म रखो तो ऊष्मा बहुत तेज़ी से प्रवाहित होगा। क्लियर हो रहा है। नहीं कि सर्दी के मौसम में बहुत ठंड लगता है, क्यों ठंड लगता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत लो रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर से ऊष्मा बहुत तेज़ी से बाहर निकलने लगता है और क्या होता है, अधिक ठंड लगने लगता है। क्लियर हो रहा है। तो ये क्या हो गया, समानुपाती हो गया एक दूसरे के। जितना ज़्यादा तापांतर मिलेगा उतना अधिक तेजी से ऊष्मा प्रवाहित होगा। तापांतर कम तो ऊष्मा, अब देखो ना, अगर इधर भी जितना ऊष्मा देने लगो और इधर भी गर्म करने लगो तो टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। और टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा ही नहीं तो क्या होगा, ऊष्मा प्रवाहित होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दो इक्वेशन मिलता है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ लिख दिया जाए तो क्या मिलेगा, देखो जरा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड dq बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a और ये वाला वैल्यू, दोनों को एक साथ लिख दिया dx। अब देखो जरा, कहीं भी हम समानुपाती हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट या गुणांक से गुना करते हैं और यहाँ पे जो गुणांक गुना होगा वही क्या है, k, ऊष्मा चालकता गुणांक। ठीक है। और इसी k का हम लोग को
डायमेंशन निकालना है के का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो के का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, के कितना के बराबर आता है वो लिखना पड़ेगा। के बराबर लिखना होगा तो क्या होगा, के ये ए नीचे चला जाएगा, ठीक है, और डी टी भी नीचे चला जाएगा, और डी एक्स कहाँ ऊपर चला जाएगा। देखो जरा, लिखो ए डी क्यू तो ऊपर है और डी एक्स भी ऊपर चला गया, डी एक्स ऊपर चला गया। नीचे में क्या है, डी टी नीचे है, और यहाँ से ए नीचे में आया इंटू ए, और डी टी भी नीचे में आ गया। देखो टी कंफ्यूज मत होना, ये टी क्या है, समय, और ये की टी क्या है, ताप। ठीक। तो इस प्रकार से ये के का वैल्यू मिला। अब हम लोग बीमा लिख सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं। बीमा किसका, के का। लिख दो, यहाँ क्या है, डी क्यू यानी उष्मा, उष्मा का Ml2T-2। ठीक है। अब ये क्या है, dx, dx क्या, दूरी, L, dt क्या है, समय, T, A क्या है, क्षेत्रफल, L स्क्वायर, dt क्या है, ताप यानी कि K। इस प्रकार ये सारा लिखा गया है। अब जो कटता है उसको काट दो। नहीं, ये क्या, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या मिल गया, देखो जरा, m l ये वाला t पर पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा तो एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, -3। ठीक। k भी ऊपर चला जाएगा तो k पर पावर -1। इस प्रकार से क्या मिल गया, डायमेंशन बीमा मिल गया। ठीक है। अब हम लोग को SI यूनिट भी लिखना होगा। SI यूनिट, SI यूनिट लिख दो। के का वैल्यू सामने है, ये क्या है, उष्मा, SI यूनिट में जूल, ये क्या है, दूरी, मीटर, और बटा में क्या है, dt, समय, सेकेंड, A क्षेत्रफल, मीटर स्क्वायर, dt तापमान, केल्विन। ठीक है। अब देखो 1 मीटर कैंसिल हो गया। अब जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट। ठीक है। नीचे में क्या बचा, मीटर, और ये क्या, इंटू के, यानी कि वाट पर मीटर इंटू केल्विन। ये क्या हो गया, SI यूनिट हो गया। ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हो। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 63 नंबर में, श्यानता गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक ईटा से सूचित करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है श्यानता, विस्कोसिटी। ये आखिर है क्या, इसको हम लोग जानेंगे। तो उसको जानने के लिए एक एग्जांपल लिया गया है कि 2 प्लेन लिया गया और दोनों क्या है, सेम इंक्लाइन पे है, यानी दोनों समान झुकाव पे है। ठीक है। यहाँ मान लो कि 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री है। ठीक। अब यहाँ पे डाला गया, मान लो कि पानी डाला गया, यहाँ पे मान लो शहद डाल दो, हनी। ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि कौन तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्या, पानी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, शहद क्या होगा, स्लोली आगे बढ़ेगा।
तो इस प्रकार द्रव में एक गुण देखा जा रहा है, और वो कौन सा गुण है? तो प्रवाहित होने का गुण है। इसमें स्लोली फ्लो हो रहा है, इसमें फास्ट फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? इसमें कुछ ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो इसके गति का अवरोध उत्पन्न कर रहा है, यानी कि प्रवाहित होने में अवरोध इसमें भी है, लेकिन इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। तो द्रव में एक गुण दिख रहा है, और वो गुण क्या करता है? द्रव को प्रवाहित होने में अवरोध पैदा करता है, और यही गुण क्या है? श्यानता है, विस्कोसिटी है। क्लियर हो रहा है? हाँ, कि द्रव का वैसा गुण जो द्रव के प्रवाह में अवरोध पैदा करे, उस गुण को क्या कहा जाता है? श्यानता या विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी आखिर आता है कहाँ से, उसको हम लोग जानेंगे। तो जिस प्रकार ठोस में घर्षण बल होता है, उसी प्रकार द्रव में श्यान बल होता है, विस्कस फोर्स होता है। कि जब ठोस का दो सतह एक दूसरे पर चलना चाहता है या चलता है, तो उसके दोनों सतहों के बीच घर्षण बल लगता है। उसी तरह से द्रव जब प्रवाहित होता है, तो द्रव के दो परतों के बीच जो बल लगता है, उसको हम लोग श्यान बल, विस्कस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो विस्कस फोर्स आखिर कहाँ पर कैसे लगता है, उसको हम लोग देखें। जैसे मान लेते हैं कि एक गिलास लिया गया, और गिलास में कोई भी द्रव ले लो, कोई भी तरल पदार्थ ले लो, मान लो पानी ले लेते हैं। ठीक है, तो पानी का इस तरह से अगर देखते हैं, तो पानी लेयर के रूप में रहता है। कोई भी द्रव क्या होता है? लेयर के रूप में, परत के रूप में, इस तरह का परत के रूप में, एक परत के ऊपर दूसरा परत। समझ में आ रहा है? और इन्हीं दो परतों के बीच जो बल रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्यान बल। ये जब फ्लो होना चाहता है, तो इन दोनों परतों के बीच फोर्स अप्लाई होता है, बल आरोपित होता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्यान बल। जिस प्रकार ठोस में घर्षण बल, उसी प्रकार इसमें श्यान बल। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि श्यान बल आखिर है क्या, और श्यानता आखिर है क्या। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे द्रव प्रवाहित हो रहा है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ घटना घटता है। क्या घटना घटता है? कि जब द्रव प्रवाहित होता है, तो सभी परतों के बीच वेलोसिटी सेम नहीं होता है। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि ये इस तरह से जब फ्लो कराते हैं, तो ये क्या दिखा कि ऊपर वाला परत जो है वो आगे बढ़ गया, और नीचे वाला पीछे रह गया है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, इसी तरह से अगर कोई द्रव को प्रवाहित किया जाता है, तो ऊपर का परत आगे तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन नीचे वाला परत जो है वो स्लो आगे बढ़ता है। देखो होता है क्या, देखो कि मान लो कि यहाँ पर फ्लो कर रहा है कोई द्रव, तो ऊपर वाला का वेलोसिटी अधिक रहेगा, और नीचे वाला का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? घटता जाएगा, इस प्रकार। क्या हुआ? जैसे किसी नदी में पानी जब फ्लो करता है, तो ऊपर वाला जो वेलोसिटी मिलता है वो अधिक, और जैसे जैसे गहराई में जाते जाएंगे, वेलोसिटी कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे। देखो, जैसे अब ठोस में आते हैं कि मान लो कि एक के ऊपर बहुत सारा बोरी रखा हुआ है, नहीं, या कार्टून रखा हुआ है, कुछ भी, या बुक इस तरह से लेयर करके रखा हुआ है, और बोला जाए कि इसको खींचो बाहर, नहीं, इसको खींचो बाहर, नीचे वाला, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
खींच नहीं पाओगे। अगर खींच भी पाओगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। ऊपर वाला का खींचोगे तो क्या होगा कि फोर्स कम लगाना पड़ेगा और वो खींच भी सकता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों बताओ? यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह एक बल लग रहा है। नहीं, जब हम इधर इसको खींचते हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा है? तो घर्षण बल। यहाँ पे घर्षण बल कम रहेगा, यहाँ पे घर्षण बल अधिक होगा। क्यों? क्योंकि घर्षण बल जब हम लोग पढ़ेंगे तो F बराबर क्या होता है? म्यू इंटू आर, और म्यू इंटू आर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? mg यानी कि ये द्रव्यमान है। तो यहाँ पे द्रव्यमान जब लेंगे तो सारा का द्रव्यमान यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, ये टोटल मास यहाँ पे आ जाएगा, तो द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, जिसके कारण इस डायरेक्शन में जो घर्षण बल लगेगा वो घर्षण बल क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? इसको खींचने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? उसी तरह द्रव में भी होता है। अगर हम इसको द्रव मान ले, इसको क्या मान ले? द्रव मान ले। द्रव परत के रूप में रहता है, ये भी परत के रूप में है। ठीक है, तो द्रव मान ले तो सभी परतों के बीच घर्षण बल समान नहीं होगा। ऊपर में क्या होगा? घर्षण बल कम होगा, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे क्या मिलेगा? घर्षण बल अधिक मिलता जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? ऊपर घर्षण बल कम है तो इसको फ्लो कराएंगे, तो घर्षण बल कम होने के कारण क्या होगा? ऊपर वाला का वेलोसिटी अधिक हो जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे घर्षण बल बढ़ते जाएगा, और क्या हो जाएगा? उसका वेलोसिटी घटता जाएगा। क्लियर हो रहा है? उसी तरह से द्रव को जब प्रवाहित कराएंगे तो क्या मिलेगा? ऊपर का परत का वेलोसिटी अधिक, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे क्या मिलेगा? उसका वेलोसिटी घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ठोस में घर्षण बल आता है उसी तरह से द्रव में श्यान बल आता है। अभी बताया था श्यान बल, दो परत के बीच जो बल लगेगा वो क्या है? श्यान बल है। तो श्यान बल जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे श्यान बल बढ़ता जाएगा, और द्रव के परत का वेलोसिटी घटता जाएगा। क्लियर हो रहा है? हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है कि जब कोई नदी में पानी प्रवाहित हो रहा है तो ऊपर में करंट यानी कि पानी का वेलोसिटी अधिक रहेगा, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे तो उसका वेलोसिटी घटता जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या देंगे? रीजन यही देंगे कि द्रव के यानी पानी के दो परतों के बीच जो श्यान बल आरोपित होता है वो गहराई में जाने के बाद बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ऊपर का वेलोसिटी अधिक और गहराई में जाने पर वेलोसिटी कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, तो इस प्रकार हम लोग ये जान गए कि यहाँ पे जो द्रव प्रवाहित हो रहा है वो किस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या रहा है? श्यान बल किस डायरेक्शन में? जब फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में तो उसके विपरीत दिशा में श्यान बल F आरोपित हो रहा है। तो श्यान बल को हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। ये क्या है? कांटेक्ट एरिया। हाँ, देखो फिर से, ये द्रव है मान लो, तो श्यान बल समानुपाती है किसके? कांटेक्ट एरिया के। ये वाला एरिया, ये एरिया जितना ज़्यादा होगा श्यान बल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, कांटेक्ट एरिया कम होगा, श्यान बल क्या होगा? कम होगा। ठीक, इसी प्रकार ये समानुपाती है dv बाई dx। ये आखिर क्या है? देखो जरा, यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर में अधिक और नीचे में वेलोसिटी क्या है? कम। तो वेलोसिटी में जो अंतर आया उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? dv। ठीक है, कितना नीचे जाने पर? dx, गहराई नीचे जाने पर। ठीक है, क्या हुआ? dx नीचे जब जा रहे हैं तो वेलोसिटी में अंतर दो परतों के बीच जो सापेक्षिक वेग है उसमें कितना अंतर आ रहा है? dv का अंतर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे कि
dv/dx। तो ये क्या हो गया, स्लोप हो गया। किसका स्लोप, तो वेलोसिटी का। ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वेलोसिटी क्या होगा, घटता जाएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है। माइनस साइन क्यों दिया गया है, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और श्यान बल इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, दोनों को एक साथ करके लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू dv/dx। ठीक है, माइनस साइन तो दे सकते हो। अब कहीं भी समानुपाती को हटाते हैं और इक्वल टू करते हैं तो वहाँ पे क्या दिया जाता है, एक गुणांक या कांस्टेंट से गुना किया जाता है। तो यहाँ पे क्या गुना होगा, यही श्यानता गुणांक ईटा, ईटा से गुना कर दिया, a dv/dx और माइनस साइन रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से श्यान बल के लिए फार्मूला मिल जाता है और इस फार्मूला से हम लोग ईटा का डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ईटा लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, ईटा बराबर ये ऊपर जाएगा, माइनस साइन रहेगा, एफ इंटू dx, ये ऊपर चला गया और ये दोनों क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बटा में a और dv। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, ये वैल्यू मिला है और इससे हम लोग डायमेंशन लिख सकते हैं। लिख दो, बीमा इसका ईटा का, माइनस साइन तो नहीं रहेगा, डायमेंशन में यूनिट में माइनस साइन नहीं रहेगा। ये क्या है, बल, बल के लिए mL/t-2 और उसके बाद क्या है, dx गहराई यानी कि लंबाई, दूरी l। ठीक है, नीचे में क्या है, क्षेत्रफल l²। उसके बाद क्या है, dv यानी वेलोसिटी L/t-1। ठीक है, अब इस तरह से क्या कटता है उसको काट दो, ये L से L कैंसिल हो गया, L² क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या, देखो जरा, m और ये वाला L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L⁻⁻1। ठीक है, यहाँ पे t⁻⁻2 पहले से मौजूद है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t⁻⁻2 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 यानी कि -1 मिलेगा, mL-1 t-1। इस प्रकार ये डायमेंशन मिलता है। ठीक है, यूनिट लिखना चाहोगे तो लिख दो, SI यूनिट। SI यूनिट में क्या आएगा, देखो यहाँ से m क्या है, द्रव्यमान kg, ये क्या है, लंबाई m/⁻⁻1, समय s/⁻⁻1, यानी कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं kg/m × सेकेंड। ठीक है, CGS यूनिट लिख दो, CGS यूनिट। CGS यूनिट में क्या आएगा, द्रव्यमान m द्रव्यमान ग्राम पर सेंटीमीटर × सेकेंड। इसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है, क्या नाम है, पॉइस। हिंदी में भी पॉइस। ठीक है, यानी कि श्यानता गुणांक का CGS यूनिट में क्या होता है, पॉइस। ठीक है,
FPS लिखना चाहो तो लिख सकते हो, FPS यूनिट। FPS यूनिट में क्या आएगा, ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का पाउंड यानी कि LV, और बटा में लंबाई, लंबाई का फुट, और समय का सेकंड, LV पर फुट इंटू सेकेंड। ठीक है, इस तरह से यूनिट भी मिल गया। चलो इसको नोट कर लो। हाँ, तो इस प्रकार हम लोगों ने लगभग सभी भौतिक राशियों की बीमा मात्रक क्या होता है ये जाना। ठीक है, इसे कैसे निकाला जाता है ये सीखा। इन भौतिक राशियों का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट दिया गया है जो कि कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि इन भौतिक राशियों से जो डायमेंशन मिला है उसका उपयोग कहाँ पे होता है, उसका अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या है, ये जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके।